आप सभी का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। आज आपके सामने प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आ गए हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पूरी तरह रिवाइज कर लिया है ढंग से। अब ये प्रैक्टिस सेट सेकंड अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। ध्यान देने योग्य बात है कि एवरीवन एक प्रोनाउन है और वो भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन एवरीबडी अगर होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन दियर है वो गलत है। उस जगह पर आपको प्रोनाउन हीज का यूज करना है। हीज प्रोनाउन का यूज आपको कर दीजिएगा। हीज HIS हीज प्रोनाउन का यूज करिएगा क्योंकि एवरीवन इनडेफिनेट प्रोनाउन है और वो एक सिंगुलर है। तो उसके साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर का यूज किया जाएगा। अनिश्चयवाचक है इसलिए। सीता मस्ट डू दियर ड्यूटीज। अब ध्यान देने योग्य बात है, सीता एक फीमेल है, उसके साथ दियर का यूज नहीं किया जा सकता। आपको यूज क्या करना है? हर। आपको यूज क्या करना है? HER हर का यूज करना है। सीता मस्ट डू हर ड्यूटीज। तो सेम आपको प्रोनाउन का यूज करना है। जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लेकर चलना पड़ेगा। ईदर प्रमोद और नरेंद्र हैज लर्न्ड दियर लेसन। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या और अगर लगा हो या अकेले और लगा हो, ईदर और हो या नीदर नॉर हो या नॉट ओनली बट आल्सो हो या केवल और लिखा हो, इसमें जो पीछे वाला सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पर, जो पीछे वाला सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पर वर्ब और प्रोनाउन दोनों का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंगल है तो यहाँ पर हैज का यूज होगा, वर्ब ठीक लगाई गई है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो दियर नहीं बल्कि हीज का यूज कर दिया जाएगा। HIS हीज का यूज होगा। अगर ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या केवल और से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों तो जो पीछे वाला सब्जेक्ट होता है उसके आधार पे वर्ब और प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो नरेंद्र अकेले हैं इसलिए यहाँ पर हीज प्रोनाउन का यूज किया गया और वर्ब भी सिंगुलर ले ली गई है। निशा और सुषमा वॉज टीचिंग दियर सन। अब फिर ध्यान देने योग्य बात है, और से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों तो सिर्फ और को देखा जाएगा। जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके आधार पे वर्ब लगेगी। सुषमा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गई और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा। अब इसका जेंडर क्या है? फीमेल है, इसलिए यहाँ पर आपको HER हर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट हिज बुक्स। अब ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स, तो और के पास वाले सब्जेक्ट को देखो आप। और के पास क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल, बहुवचन है। और बहुवचन के लिए हमको जो प्रोनाउन लेनी पड़ेगी वो है दियर, THEIR। क्या लेना पड़ेगा? दियर, THEIR, दियर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है यू, ही एंड आई एम फ्रेंड्स। अगर कभी भी दो या तीन प्रोनाउन हो, अगर कभी भी दो या तीन प्रोनाउन हो तो इस पे ध्यान देने की बात है कि हमेशा 2, 3, 1 का स्ट्रक्चर होता है। पहले सेकंड पर्सन मतलब यू योर, फिर थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और लास्ट में आई को लिखा जाएगा। फर्स्ट पर्सन लास्ट में लिखा जाता है। अगर कभी भी दो या तीन प्रोनाउन इकट्ठे आ गए, दो या तीन प्रोनाउन इकट्ठे आ गए तो 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग चलता है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन जो वर्ब आती है वो जीवन भर प्लूरल की आएगी। जो वर्ब आएगी आपकी वो प्लूरल होगी, मतलब M नहीं R हो जाएगा। ARE लगा देना आप। तो 2, 3, 1 अगर दो प्रोनाउन हो या तीन प्रोनाउन हो और एक साथ आ गए किसी सेंटेंस में तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ऐसा रूल बनता है और वर्ब आपकी प्लूरल चलती है। क्वेश्चन 7, ही, आई एंड यू वेंट टू नेहरू गार्डन यस्टरडे। अब देखिए अभी अभी हमने कहा 2, 3, 1 का स्ट्रक्चर आप फॉलो करो। पहले यू होगा,
पहले आपको यू लिखना पड़ेगा, ही नहीं, टू, यू, फिर आपको 3 लिखना पड़ेगा, ही, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा आई। ये है 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, पहले यू फिर ही और तब आई का यूज़ करना पड़ेगा। कभी भी 2 या 3 प्रोनाउन आ जाए तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ होगा, आई बाद में यूज़ होगा क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। मनीष एंड आई शुड लर्न माई लेसन। ध्यान देने योग्य बात है इस क्वेश्चन में, मनीष एंड आई शुड लर्न माई लेसन। अगर 2 3 1 का तो फॉर्मूला लगेगा ही, 2 सेकंड पर्सन है नहीं, यू योर है नहीं, थर्ड पर्सन मनीष है, ही सी इट दे या किसी का नाम आ गया, इसको थर्ड पर्सन बोला जाएगा। तो मनीष एक नाम है, ये थर्ड पर्सन है, तो 2 सेकंड पर्सन है नहीं, थर्ड पर्सन मनीष आ गए तो ठीक है, और लास्ट में आई लगा दिया जाएगा, ये सही है। 2 3 1 का स्ट्रक्चर सही है। शुड लर्न, लेकिन जो प्रोनाउन चलेगा इनके साथ तो वो चलता है, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, तो वी के अकॉर्डिंग बन जाएगा आवर। ये बात ध्यान रखने योग्य बात है, आपको कहीं नहीं मिलेगा और कोई जल्दी समझा भी नहीं पाएगा, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रोनाउन है तो 2 3 1 के अकॉर्डिंग चलेगा, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन वर्ब कौन सी लगती है, प्लूरल, लेकिन प्रोनाउन कौन सा लगेगा, अगर फर्स्ट पर्सन उसके अंतर्गत है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी, तो वी के आधार पे आपको आवर का ही यूज़ करना पड़ेगा, वी के आधार पे आपको आवर लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पर्सन आ गया है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा वी, और वी के आधार पे आवर लगेगा, और अगर फर्स्ट पर्सन ना हो तो आपको सेकंड पर्सन के आधार पर योर प्रोनाउन लेना पड़ेगा। वर्ब तो प्लूरल चलेगी, लेकिन प्रोनाउन या तो आवर हो जाएगा या तो योर करके हो जाएगा, अगर फर्स्ट पर्सन है सेंटेंस में तो, और यदि सेकंड पर्सन का शब्द है तो आपको योर का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यू एंड सुषमा शुड रीड हर बुक। अब ध्यान देने योग्य बात है, यू एंड सुषमा, जो क्वेश्चन 8 में दिक्कत थी उसको और क्लियरिटी हम कर दे रहे हैं, यू एंड सुषमा शुड रीड हर बुक। तो 2 3 1 का स्ट्रक्चर है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन है सुषमा, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, तो 2 3 1 के आधार पर ये तो सही बना स्ट्रक्चर, लेकिन वर्ब क्या मैंने बताया, प्लूरल, और प्रोनाउन क्या बन जाएगा, प्रोनाउन भी जो है अगर फर्स्ट पर्सन इसमें कोई होता, आई होता, तो आपको तो आवर करना पड़ता, लेकिन इसमें आई नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, लेकिन यू आ गया, तो यू के आधार पे आपका आंसर बन जाएगा योर। हर नहीं बनेगा, आपका आंसर बनेगा योर, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया तो वाई ओ यू आर, योर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन आई होता तो आपका 100% आवर बनेगा प्रोनाउन, और अगर फर्स्ट पर्सन का शब्द नहीं है, यू आ गया, तो 100% योर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। उसके लिए ये आपको स्क्रीन पे समझा दिया गया है, यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब तो आपको फर्स्ट पर्सन का प्लूरल मतलब आवर का यूज करना है। अगर तीनों पर्सन्स आ जाएं तो वर्ब तो प्लूरल होगी, लेकिन जो उसका प्रोनाउन बनेगा वो आवर ही बनेगा। अगर आई आ गया सेंटेंस में तो उसका आवर बनेगा। यदि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेंटेंस में थर्ड पर्सन भी है फर्स्ट पर्सन भी है, तो उसको तो आवर आपको लगा के आना है, आवर। यदि फर्स्ट पर्सन है तो आवर, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड पर्सन यू आ गया और थर्ड पर्सन सुषमा हो गई, तो अब अगर आ गया सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो जो प्लूरल बने, जो प्रोनाउन बनेगा वो योर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ योर बनेगा। फिर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो उसका जो प्रोनाउन बनेगा वो आवर बनेगा। मतलब अगर आई है तो आवर बनेगा प्रोनाउन, और सेंटेंस में अगर आई नहीं है, यू है, तो योर के अकॉर्डिंग बन जाएगा। इस चीज पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही यू एंड आई मस्ट डू माई वर्क। ही यू एंड आई मस्ट डू माई वर्क, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 प्रोनाउन या 3 प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो 2 3 1 का स्ट्रक्चर चलेगा। तो पहले यू, फिर ही, और फिर आई होगा, वो तो ठीक है। यू, ही एंड आई आंसर करेक्ट होगा आपका। 2 3 1, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो 2 3 1 आई ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउन लगी है, ध्यान देने योग्य बात है, जो प्रोनाउन लगेगी, अगर आई आ गया है तो प्रोनाउन सिर्फ आवर ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा।
अगर यहाँ पर आई ना होता तब तो यू के आधार पर योर लगा लिया जाता, और अगर आई आ गया है तो फिर आवर ही प्रोनाउन लगेगा। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी। राम एंड श्याम हेल्प वन अनदर। देखिए, यदि दो व्यक्तियों की बात होती है, यदि दो व्यक्तियों की कोई बात है, तब आप ईच अदर का यूज़ करेंगे, वन अनदर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर दो लोगों की बात है तो आप ईच अदर का यूज़ करा करें, और दो से ज़्यादा लोगों की बात है तो वन अनदर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 12, 3 चिल्ड्रन लव ईच अदर। अब यहाँ पर 2 हैं या 3 हैं? 3 है, 2 से ज़्यादा। जब 2 से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो ईच अदर ना होकर वन अनदर का यूज़ कर दिया जाएगा, वन अनदर। जी, ये ध्यान दीजिएगा, 2 फ्रेंड्स लव वन अनदर। अब यहाँ पर केवल 2 फ्रेंड हैं, जब 2 लोग होंगे तो ईच अदर का यूज़ किया जाएगा, वन अनदर का यूज़ नहीं हो सकता। 2 लोगों के लिए ईच अदर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। इट के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आई लगा है, ये तो करेक्ट है। इट के बाद मी नहीं हो सकता, इट के बाद आई यूज़ किया जाएगा। इट वाले सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, तो ये आई तो करेक्ट है। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है, हु, विच, दैट, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, उसके आधार पे वर्ब लेते हैं। तो हु के पहले आया है प्रोनाउन आई, तो आई अपने साथ लेगा एम, एम का यूज़ करेगा, और यहाँ पर इज नहीं होगा, एम। इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। तो ध्यान देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पे वर्ब लेते हैं, तो आई के आधार पर एम का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, दैट इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज़ स्टोलन एग्स। तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज़ वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, तो गर्ल्स आपका प्लूरल है, वो तो सही है मैटर, गर्ल्स लिखा है वो तो करेक्ट है। और गर्ल्स है, लिविंग थिंग है, इसलिए हु भी लगेगा, वो भी करेक्ट है। लेकिन हमने कहा हु, विच, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पे वर्ब लेते हैं। तो हु के पहले प्लूरल है, गर्ल्स ज़्यादा लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ किया जाएगा। हु, विच, दैट अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पे वर्ब लेते हैं। तो यहाँ हु के पहले प्लूरल नाउन है, गर्ल्स ज़्यादा हैं तो आपको हैव का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देंगे, इट इज़ मी, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया, इट अपने साथ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है, तो यहाँ मी की जगह आपको आई का यूज़ करना पड़ेगा, मी नहीं आई हो जाएगा आपका, इट इज़ आई। और हु अपने से पहले आने वाला जो प्रोनाउन है आई, उसके आधार पर एम लेगा वर्ब, और वो ठीक है। इट इज़ आई हु एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, और ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 देखेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज़ अपीयर्ड दिस ईयर। तो देखिए, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, तो बुक्स तो प्लूरल हो गया, ये तो बात ठीक है। वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो बहुवचन का आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट, वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं अंग्रेजी में, पूर्व पद, उसके आधार पे वर्ब लेगा। तो यहाँ पर बुक्स ज़्यादा हो चुकी हैं, बुक्स ज़्यादा है तो इसलिए प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ आई, फिर देखिए हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पे वर्ब लेते हैं। तो हु के पहले लगा है आई, और आई अपने साथ लेगा एम, और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ आई हु एम आंसरिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय विच इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इज माई क्लास। द बॉय विच इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इज माई क्लास। तो ध्यान देने योग्य बात है,
हु लिविंग थिंग के लिए और विच नॉन लिविंग थिंग के लिए। यहाँ पर लड़का लिविंग थिंग है, और जब लिविंग थिंग है तो आपको WHO हु का यूज करना है। विच तो जानवर के लिए लगता है, विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, और बॉय तो लड़का है, इंसान है, इसलिए हमको हु का यूज करना पड़ गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हु वॉक इन द इवनिंग गेट्स एनर्जी। फिर से ध्यान देने योग्य बात है, हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर वर्ब लेते हैं। हु के पहले कौन है? सी। अगर सेंटेंस में ही हो, सी हो, एक लड़का एक लड़की हो, तो ये सिंगुलर माना जाएगा। तो ये सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एक जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है, ठीक है। तो एक साइंटिफिक फैक्ट वाली बात है सेंटेंस में, तो वो सिंपल प्रेजेंट का ही बनता है। तो हु के पहले सी है, सी के साथ क्या लग जाएगा? सिंगुलर वर्ब। तो ये वॉक गलत है, वॉक तो प्लूरल के लिए होगा, आपको वॉक्स लगा देना है, WALKS लगा दीजिएगा, WALKS वॉक्स करके आप उसको सिंगुलर बना लो। सी हु वॉक्स इन द इवनिंग गेट्स एनर्जी। सी हु वॉक्स इन द इवनिंग गेट्स एनर्जी। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर वर्ब लेता है। तो सी सिंगुलर है, एक है तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन whom rays give life to earth is a source of energy। अब इस पे ध्यान देने योग्य बात है, द सन whom नहीं लगेगा, whom किसके लिए लगता है? द सन whom rays give life to earth is a source of energy। whom ऑब्जेक्टिव किसके लिए लगता है? सूर्य जिसकी किरणें देती हैं जीवन अर्थ को, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का सोर्स है। तो द सन whom नहीं होगा, सूर्य जिसकी किरणें, तो जिसकी के लिए आपको whose का यूज करना पड़ेगा। सूर्य जिसकी किरणें देती हैं जीवन अर्थ को, इज सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ whom का यूज नहीं करना पड़ेगा। whom जो है ऑब्जेक्टिव केस और लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। who लिविंग थिंग के लिए, whom लिविंग थिंग के लिए किया जाएगा, और ये नॉन लिविंग थिंग है सन, तो यहाँ पर whose का यूज कर लिया जाएगा। और मीनिंग निकल रहा है सूर्य जिसकी किरणें देती हैं जीवन, तो जिसकी के लिए whose का यूज करना पड़ेगा, whom का यूज नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द सेम टॉय विच आई गेव यू। दिस इज द सेम टॉय विच आई गेव यू। ध्यान देने योग्य बात है, अगर सेंटेंस में सच या सेम आ जाए तो कभी भी हु या विच का यूज नहीं करेंगे, बल्कि एज या दैट का यूज करेंगे। सेंटेंस में यदि सच या सेम आ जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हु विच ना होकर दैट का यूज किया जाएगा। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट सिल्वर। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इस सेंटेंस में ध्यान देने योग्य बात है, ऑल अपने साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करता है, विच कभी नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में ऑल आ गया तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन कभी विच नहीं आ सकता है, दैट का यूज आएगा। ऑल हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन लेता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट सिल्वर। हर चमकने वाली चीज सिल्वर नहीं होती है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती या सिल्वर नहीं होती, वो बात वही है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट सिल्वर, हर चमकने वाली चीज सिल्वर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज द ओनली एनिमल। ये भी सेम चीज है। अगर कोई सेंटेंस द ओनली आ जाए, ऑल आ जाए या सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, उन सभी सेंटेंसेस में कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच का यूज नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ दैट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 23 ऑल के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। क्वेश्चन 24 मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। तो द ओनली आ गया, अगर सेंटेंस में द ओनली लिखा हो तो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आएगा, आपको दैट का यूज करके चले आना है। नेक्स्ट ऑल आ गया 23rd क्वेश्चन, तो आपको दैट ही यूज करना है, हु विच कभी नहीं आ सकता। क्वेश्चन 25 दैट इज द बेस्ट। अब ये द बेस्ट से पता चल रहा है सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। यदि सुपरलेटिव डिग्री का आ गया तो भी आपको सिर्फ दैट का यूज करके आना है। क्या यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट। सुपरलेटिव डिग्री हो
या कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन के शब्द आ जाएं, या द ओनली आ जाए, ऑल आ जाए, तो ऐसे सभी कंडीशंस में आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सिर्फ दैट का ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान देंगे, दैट इज द बेस्ट विच यू कैन डू। दैट इज द बेस्ट विच यू कैन डू। ध्यान देने योग्य बात है कि सेंटेंस अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग है, और सुपरलेटिव डिग्री है तो आप विच का यूज नहीं कर सकते, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकला, यदि पूरे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री की बात हो, ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन, नन, द सेम, और साथ में नाउन लगा हो, या द ओनली साथ में नाउन लगा हो, इत्यादि बातें अगर आ जाएंगी तो आपको सिर्फ दैट लेना है, हु नहीं ले सकते, विच नहीं ले सकते, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करेंगे। अब ये सारी बातें हमने स्क्रीन पे आपको पूरी टोटल दे दी। यदि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन के शब्द हैं या कुछ एडजेक्टिव के भी शब्द हैं, अगर वो आ जाते हैं, या ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन, नन, द सेम, और साथ में नाउन लगा हो, द ओनली और प्लस उसके साथ नाउन लगा हो, या सुपरलेटिव डिग्री है सेंटेंस में, ऐसी सभी हालात में रिलेटिव प्रोनाउन न हु होगा न विच होगा, सिर्फ दैट होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द गर्ल एंड हिज कैट। ध्यान दीजिएगा, द गर्ल एंड हिज कैट, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैड एंटर्ड माय हाउस वर लॉक्ड। हु हैड एंटर्ड माय हाउस वर लॉक्ड। अब इसमें ध्यान देंगे कि अगर एक ही सेंटेंस में और जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो और साथ में कोई व्यक्ति भी हो, कोई जानवर, वस्तु हो या कोई व्यक्ति भी हो, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो सिर्फ दैट लगेगा, न हु न विच, कुछ नहीं, सिर्फ दैट का यूज करेंगे। यदि रिलेटिव प्रोनाउन जो हु विच होता है, अगर उसके पहले यदि कोई व्यक्ति हो, ठीक है, और कोई जानवर या कोई वस्तु भी आ गया, तो ऐसे हालात में रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट का ही यूज किया जाएगा। जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट का यूज करेंगे। देखिए, जब दो एंटीसीडेंट, अब ये एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद, ने किए क्या पूर्व पद, मतलब जो पहले आया है, जो हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले एंटीसीडेंट माने पूर्व पद। जैसे एक कैट हो गया, एक गर्ल हो गया, इसी को एंटीसीडेंट बोला गया। जो एंटीसीडेंट ये गर्ल को बोला गया और कैट को बोला गया। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक व्यक्ति हो और दूसरा कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन लिया जाएगा वो पर्टिकुलर दैट का यूज किया जाएगा, चाहे कोई जानवर हो या वस्तु हो। एक तो व्यक्ति हो, जैसे कि गर्ल आ गया, व्यक्ति है, और दूसरा जानवर या वस्तु, जानवर कैट हो गया या कोई ऑब्जेक्ट ही होता। तो जब ऐसे दो दो आ जाएंगे तो अब हम कंफ्यूज हो गए, हु लगाएं कि विच लगाएं कि दैट लगाएं, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। जब क्लियर ही नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप पर्टिकुलर दैट का यूज करके चले आइएगा। नेक्स्ट 27, यू सेल्फ डिड दिस वर्क। अब ये लिखा है यू सेल्फ, समझ लीजिए योर सेल्फ मान लीजिएगा, इसको योर सेल्फ लिख लीजिए, योर सेल्फ डिड दिस वर्क, योर सेल्फ डिड दिस वर्क। अब ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी अंग्रेजी का कोई भी वाक्य रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन से यूज नहीं स्टार्ट हुआ। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से यूज ही नहीं हुआ। अब ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव क्या है? जिन शब्दों के पीछे सेल्फ या सेल्फ्स करके लिखा रहेगा वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोले जाएंगे या एम्फेटिक प्रोनाउन। तो कभी भी अंग्रेजी का आज तक कोई वाक्य सेल्फ शब्द से यूज स्टार्ट नहीं हुआ। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ऐसे सेंटेंस का प्रारंभ हुआ ही नहीं। तो अब क्या करें? अब ये करा जाएगा, उससे रिलेटेड प्रोनाउन लगा दिया जाएगा। अब योर सेल्फ से रिलेटेड प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यू। अगर यहाँ माई सेल्फ होता तो क्या लगा लेते? आई। हर सेल्फ होता तो क्या लगा लेते? ही। अगर हिम सेल्फ होता तो क्या लगा लेते? ही। अगर आवर सेल्फ्स लिखा होता तो क्या लगा लेते? वी। अगर देम सेल्फ्स लिखा होता तो क्या लगा लेते? दे। उसी तरह योर सेल्फ से रिलेटेड शब्द है यू, तो आपने यू को यूज कर लिया और ये सेंटेंस सही हो गया। यू योर सेल्फ डिड दिस वर्क।
यू योरसेल्फ डिड दिस वर्क, तुमने खुद यह काम किया। यू योरसेल्फ, तुमने खुद, डिड दिस वर्क, यह काम किया, तूने खुद यह काम किया। तो इस तरीके से अब ये सेंटेंस बन गया। कहने का मतलब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस का प्रारंभ नहीं होता है, उससे रिलेटेड आपको एक प्रोनाउन लेना पड़ेगा। तो यू योरसेल्फ डिड दिस वर्क ये करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका भी था, हम योरसेल्फ को हटा कर केवल यू लगा देते। दूसरा तरीका, आराम से समझिएगा, पूरा योरसेल्फ हमने हटा दिया और केवल यू लगा दिया, यू डिड दिस वर्क, तो भी मीनिंग क्लियर हो गई, तुमने यह काम किया। यू डिड दिस वर्क, तो ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट के आधार पर ये भी सही हो गया। यू डिड दिस वर्क, पूरा योरसेल्फ ही हमने हटा दिया, या फिर योरसेल्फ को रखकर मैंने उससे रिलेटेड प्रोनाउन यू लगा दिया, तो भी सही है। दोनों तरीके से सही है। यू योरसेल्फ डिड दिस वर्क, ये दोनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, नीदर सुषमा नॉर इंदु वर वांटेड। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो या अकेले और, इनसे यदि दो अलग अलग नाउन जुड़े हों तो पीछे वाले नाउन के आधार पर, जो नॉर के पास है, जो और के पास है, या बट आल्सो के पास है, जो नाउन होगा उसी के आधार पर वर्ब लेंगे। इंदु अकेली है तो इसलिए यहाँ पर वर की जगह पर वाज का यूज कर लेंगे, ये इसका रूल है। क्वेश्चन नंबर 29 पर भी ध्यान देंगे। द गर्ल्स एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। कुछ वर्ब हैं, कुछ फिक्स वर्ब हैं जिनके आने पर आपको 100% उसको, उन वर्ब्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे एब्सेंटेड एक वर्ब है जिसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। तो द गर्ल्स क्या है, प्लूरल है। द गर्ल्स क्या है, प्लूरल। तो द गर्ल्स के आधार पर यहां पर हो जाएगा themselves। अगर एक ही गर्ल होती तो मैं herself कर लेता, ज्यादा गर्ल्स हैं इसलिए मैंने themselves कर लिया। कुछ वर्ब हैं जो अगर आती हैं तो उनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही पड़ेगा। तो एब्सेंटेड अगर वर्ब आएगी तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा। मतलब जो सेल्फ वाले शब्द हैं, प्रोनाउन में जब सेल्फ लगा दिया जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा गर्ल्स है, प्लूरल है, इसलिए मैंने themselves का यूज कर लिया। और इस तरीके से ये आपका 29th क्वेश्चन क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिएगा फिर स्क्रीन पर कुछ वर्ब जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, कॉन्फाइन, डिवोट, सैक्रिफाइस, प्राइड, अवेल, अवेंज, ये सब जो ट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर ये वर्ब आ गई हैं तो इनके बाद आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करना है, ये ध्यान देंगे। इन वर्ब्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। एब्सेंटेड की जगह अगर मैं स्क्रीन पे जितने वर्ब हैं अगर उनमें से कोई भी वर्ब अगर यूज करता हूं, एब्सेंटेड की जगह मैं इनमें से कोई भी वर्ब अगर लगाता हूं तो मेरे को यही यूज करना है। क्या यही यूज करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले शब्दों का यूज करना है। नेक्स्ट 30th, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अगर क्वेश्चन में वन आ गया है, प्रोनाउन वन, वन है क्या? वन प्रोनाउन का शब्द है। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अगर वन है तो उससे संबंधित पॉजेसिव प्रोनाउन वंस का यूज किया जाएगा। वन का पॉजेसिव फॉर्म वंस है। अगर ही होता तो हीज हो जाता, सी होगा तो हर हो जाएगा, दे होगा तो दियर, वी होगा तो आवर। उसी तरह अगर वन है तो उससे रिलेटेड प्रोनाउन वंस हो जाएगा। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट सो रिच एज हिम। मैं इतना धनी नहीं हूं जितना कि वह, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूं जितना कि वह। ध्यान देने योग्य बात है, अगर THAN देन लिखा है या एज या सो एज लगा है तो उसके बाद कभी सब्जेक्ट वाला भी प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट वाला भी प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करी जा रही है, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करी जा रही है। मैं इतना धनी नहीं हूं जितना कि वह, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं लग सकता, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, आपको ही का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट ने अपना कंपैरिजन नहीं किया है, सब्जेक्ट ने कंपैरिजन किया है। तो आई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ही में एक ऑब्जेक्ट है और ही एक सब्जेक्ट है,
तो जब आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर दिया जाएगा, इसलिए हिम की जगह ही का यूज कर दिया गया है। नेक्स्ट, फिर ध्यान देने योग्य बात है क्वेश्चन नंबर 32, यदि कभी भी जीवन में किसी सेंटेंस में ईच एवरी ईदर नीदर आता है, ईच एवरी ईदर नीदर, तो जो वर्ब लगेगी वो जीवन भर सिंगुलर की लगेगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, ईच एवरी ईदर नीदर, ईच एवरी ईदर नीदर, अगर ये शब्द है प्रोनाउन के तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। आप लीड को लीड्स कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ईदर, नीदर, ईच एवरी आने पर वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर वर्ब आपको लीड की जगह लीड्स कर देना पड़ेगा। ईदर ऑफ दिस रोड्स लीड्स टू द हॉस्पिटल, और ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखिए, 33, योरसेल्फ एडमिटेड द गिल्ट, योरसेल्फ एडमिटेड द गिल्ट। अभी हमने बताया कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से वाक्य का प्रारंभ नहीं हो सकता है। कभी भी सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, इससे सेंटेंस का प्रारंभ नहीं होता। तो इससे रिलेटेड प्रोनाउन आपको यू लगा देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। यू योरसेल्फ एडमिटेड द गिल्ट, या फिर दूसरा तरीका था योरसेल्फ को हटाकर केवल यू लगा दीजिए, यू एडमिटेड द गिल्ट। ये दोनों तरीका आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देखेंगे, यू, ही एंड आई आर इन द रॉन्ग। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा यदि कभी भी अंग्रेजी में दो प्रोनाउन या तीन प्रोनाउन आ जाए, दो या तीन प्रोनाउन एक साथ आ जाए, तो आपको 2, 3, 1 का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन यदि सेंटेंस में पढ़ने पर कोई पता चले कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई गलती है, कोई अपराध है, कोई भूल है, तो सेंटेंस में जो प्रोनाउन का फॉर्म बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग बन जाएगा। यदि सेंटेंस में कोई अपराध है, कोई गलती है, कोई भूल है, तो ऐसे वाक्यों में जो 2, 3, 1 के आधार पर ना होकर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनने लगता है। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। वैसे तो 2, 3, 1 होता है, लेकिन यदि सेंटेंस में कोई गलती, कोई अपराध, कोई भूल, कोई जिम्मेदारी की बात आ जाए तो 1, 2, 3 बनता है। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी। अभी अभी मैंने कहा अगर देन है, या एज एडजेक्टिव एज, या सो एडजेक्टिव एज, ऐसे हालात में कभी सब्जेक्ट वाला भी प्रोनाउन आ सकता है, कभी ऑब्जेक्ट वाला भी प्रोनाउन आ सकता है। अगर आप देखेंगे आपको बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है और समझने में भी अच्छा लग रहा है और वाक्य देखने में भी लग रहा है कि सही है, बट आंसर पूरी तरह से गलत है। देखने में, समझने में, बोलने में हर तरह से आपको अच्छा लग रहा है और बिल्कुल 100% लग रहा है कि जेन्युइन और ऑथेंटिक और रियल आंसर है, बट आंसर आपका पूरा गलत है। क्योंकि यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, यहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट सही होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। यहाँ यू का कंपैरिजन हो रहा है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, तो मी नहीं आई। अगर कोई आर जैसे एक वर्ब है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता, कोई भी प्रोनाउन आ जाता, तब वो ऑब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट वाला बात आता। यहाँ तो यू सब्जेक्ट की जगह पे आर के पहले लगा यू, आर के पहले तो यू सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट अपना कंपेयर कर रहा है। जब सब्जेक्ट अपना कंपेयर करेगा तो सब्जेक्ट सही करेगा। तो मी तो ऑब्जेक्ट होता है भाई, अरे मी तो ऑब्जेक्ट है, हिम तो ऑब्जेक्ट है, हर तो ऑब्जेक्ट है, देम तो ऑब्जेक्ट है, अस तो ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट थोड़ी ना लिख सकता हूँ, मेरे को तो लिखना है सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, आई, और यहाँ बन जाएगा आई, क्योंकि सब्जेक्ट अपना तुलना सब्जेक्ट से कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, देन के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और देन के बाद सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन भी आ सकता है, वो सेंटेंस को देखने पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर यू अपना कंपैरिजन करा रहा है जो कि सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए यहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ गया। इट इज़ मी, इट इज़ मी। देखिए ये भी आपको लग रहा है कि बहुत सही सेंटेंस है, इट इज़ मी, जो कि गलत है। क्या होगा अगर सेंटेंस में इट आ गया तो इट इज़ ही। पहली बात तो ध्यान रखना कि आपने कहा कि सर अभी तक बचपन से यही पढ़े कि कीड़े मकोड़े, जानवर, चिड़िया, नॉन लिविंग थिंग में इट लगता है, आपने तो लिविंग थिंग में लगा के रख दिया।
हाँ, लिविंग थिंग में भी आपको इट का यूज़ कर लिया जाएगा जब सेंटेंस में जोड़ दिया जाए। तुम ही हो, वह ही है, वे ही हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में इट का यूज़ भी लिविंग थिंग के साथ होता है। और प्रोनाउन कौन सा लगता है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगता है। तो मी तो ऑब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट है, मी भाई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह मेरे को क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो इट इज़ आई, इट इज़ आई, मैं ही हूँ। अगर कहना है वे ही हैं तो इट इज़ दे। अब ये नहीं कहना कि इट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इट इज़ दे बिल्कुल करेक्ट है। इट अपने साथ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ओनली यू एंड हिम कैन डू दैट वर्क। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात है, ओनली यू एंड हिम। कैन क्या है? कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये सब जो है मॉडल ऑक्सिलरी के शब्द हैं। ठीक है, आप एक तरह से हमारे द्वारा इसको हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इनके पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब जो भी हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये वर्ब हैं या ये मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब हैं, इनके पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो ओनली यू एंड हिम, हिम क्या हो गया? हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया, और एंड एक कंजक्शन है। जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, उसमें सिर्फ एक वफादार है, बाकी सब समझ गए आप। तो एक कंजक्शन ही वफादार है, एक कंजक्शन ही वफादार है। कंजक्शन बराबर चीज़ों को जोड़ता है। अगर यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एंड जोड़ेगा। कंजक्शन वफादार है, कंजक्शन वफादार है और वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा। हिम तो ऑब्जेक्ट हो गया, आपको लेना है ही। और वैसे भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, उनके पहले सब्जेक्ट लगता है, तो ही आपको सब्जेक्ट लगाना है, हिम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर। टुक क्या है? एक वर्ब है, टुक एक वर्ब है, और वर्ब के पहले जो बात होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट। तो देखिए माई सेल्फ, अभी मैंने कहा कभी भी सेल्फ से वाक्य का प्रारंभ नहीं होगा। तो आप कहोगे यार वाक्य का प्रारंभ सेल्फ से कहाँ हो रहा है? ही से हो रहा है। अरे ही से तो हो रहा है, लेकिन माई सेल्फ भी तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ही एंड माई सेल्फ ये सेंटेंस गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सेंटेंस का प्रारंभ कर ही नहीं पाया है। आपको सीधे वर्ब के पहले सब्जेक्ट लेना है, और माई सेल्फ धरती पर कभी वाक्य का प्रारंभ कर नहीं पाया। इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो माई सेल्फ को हटाकर आप इसको आई कर दो, और एंड एक वफादार है पार्ट ऑफ स्पीच में, वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा। ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा। ही एंड आई टुक डिनर, और ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ही एंड आई टुक डिनर। दिस इज माइन पेन। अब ये सेंटेंस में गलती क्या, ध्यान दीजिएगा। पेन क्या होता है? पेन एक नाउन है, और नाउन के पहले जिंदगी भर एग्जेक्टिव का यूज होता है। और माइन क्या है? प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। मी क्या है? प्रोनाउन। तो यार एग्जेक्टिव फिर क्या है? माइन होता क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और हमको लेना है एग्जेक्टिव। तो दिस इज माइन पेन पूरा गलत है। आंसर बनेगा दिस इज माई पेन। ये है पॉजेसिव एग्जेक्टिव, और नाउन के पहले एग्जेक्टिव होता है, और माई एक एग्जेक्टिव का शब्द है, और यहाँ पर एग्जेक्टिव चाहिए था और ये माई बन गया। माइन गलत, प्रोनाउन। आई गलत, प्रोनाउन। मी गलत, प्रोनाउन। तो चाहिए क्या? एग्जेक्टिव, और माई है एक एग्जेक्टिव, जिस वजह से आंसर करेक्ट हो गया। दिस इज माई पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन यू एंड आई मोहन इज अ थीफ। बिटवीन यू एंड आई मोहन इज अ थीफ। तो ध्यान देने योग्य बात है, बिटवीन एक प्रपोजिशन है, बिटवीन एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जीवन भर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा मी। आई एक सब्जेक्ट है, और बिटवीन तो एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41, गुड गर्ल्स लाइक यू। अच्छी लड़कियां तुम्हारी तरह, एंड सी शुड नॉट अब्यूज अदर्स। लाइक यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है, लाइक यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, आस्क के बाद ऑब्जेक्ट,
उसी तरह प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो लाइक एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए। तो सी तो सब्जेक्ट है, सी की जगह आपको ले लेना है हर। सी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट, हर हो जाएगा और ये आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, दिस पेन इज सुपीरियर टू यू, योर। दिस पेन इज सुपीरियर टू योर। आपको ध्यान रखना है जिन एडजेक्टिव्स के पीछे आई और लगा रहता है उनमें आपको क्या लगाना पड़ता है, टू। THAN देन का यूज नहीं होता है, THAN देन का यूज नहीं होता है, बल्कि टू का यूज होता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई साहब ये टू है क्या, तो टू एक प्रपोजिशन है, टू एक प्रपोजिशन का वर्ड है। और अभी अभी मैंने कहा प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। और योर क्या होता है, अगर हमने कहा योर क्या है तो आप कहोगे योर एक एडजेक्टिव है, योर एक एडजेक्टिव है। और प्रपोजिशन के बाद एडजेक्टिव कभी आता नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, योर क्या है, एडजेक्टिव। माई, हीज, हर, योर, आवर, डियर, ये शब्द क्या हैं, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव हैं। और प्रपोजिशन के बाद कभी एडजेक्टिव आया नहीं अंग्रेजी में, तो सर आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, दो, या नाउन या प्रोनाउन। तो मेरे को प्रोनाउन लेना है, दिस पेन इज सुपीरियर, या पेन बढ़िया है, टू योर पेन। मतलब आपको लिखना चाहिए योर पेन, ठीक है ना, मतलब यह कलम अच्छा है तुम्हारे कलम से। तो बार बार पेन मैं नहीं लिख सकता हूं। नाउन का रिपीटिशन खत्म करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। तो योर पेन ना होकर यहां पर हटाकर पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटाकर मैं यहां पर प्रोनाउन का यूज कर दूंगा, योर्स। और योर्स क्या होता है, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो दिस पेन इज सुपीरियर टू योर्स, कहने का मतलब टू प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद योर लगा के एडजेक्टिव कर दिया, एडजेक्टिव हो नहीं सकता। और योर पेन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नाउन आ गया, बार बार हम नाउन नहीं लिख सकते हैं, पेन पेन बार बार नहीं लिखेंगे। तो नाउन की रिपीटिशन हटाने के लिए मेरे को प्रोनाउन लेना पड़ा और योर्स कर दिया, मेरा आंसर सही हो गया। ही अवेल्ड ऑफ द चांस। देखिए पहले भी बताया गया कि कुछ वर्ब हैं जिनके बाद आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करना है। तो अवेल्ड वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ का यूज करना है, हिमसेल्फ। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस, ठीक है, और ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी गोइंग देयर। ध्यान देने योग्य बात है, गोइंग जो कि एक वर्ब की तरह आपको लग रहा है, अगर वर्ब गोइंग है और उसके पहले कोई भी प्रोनाउन कभी जीवन में नहीं आ सकता है, मतलब मी नहीं, मतलब माइन नहीं, मतलब आई नहीं, आएगा तो हमेशा एग्जेक्टिव आएगा। टू क्या है यहाँ पर, टू एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ आईएनजी क्या है, लगभग सारा हिंदुस्तान इसको वर्ब बोल देगा, लेकिन आपको पता है कि ये नाउन है। ध्यान दीजिएगा, लगभग पूरे आदमी इसको बोलेंगे वर्ब, लेकिन ये वर्ब नहीं है क्योंकि ये प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो अब ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है। और नाउन के पहले कुछ आए या ना आए, आपको एडजेक्टिव ही होगा, जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। तो मी तो प्रोनाउन हो गया, अगर आई लोगे तो वो भी प्रोनाउन हो गया, माइन लोगे वो भी प्रोनाउन हो गया, सब गलत। तो लेना क्या है, एग्जेक्टिव, और यहाँ पर माई गोइंग करके बन जाएगा। ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई गोइंग देयर, ही विल नॉट ऑब्जेक्ट, वो विरोध नहीं करेगा वहाँ मेरे जाने से, वहाँ जाने के लिए मेरा वह विरोध नहीं करेगा। तो गोइंग क्या है, जिरंड, ये जिरंड का काम कर रहा है। और जिरंड एक नाउन होता है, और नाउन के आगे जीवन भर क्या लगाया जाता है, एग्जेक्टिव। तो माई लगा दिया, आंसर करेक्ट हो गया। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर वर्थ रीडिंग। अब ध्यान देने योग्य बात है, दैट इज द ओनली आ जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा दोगे, दैट। और दैट ध्यान दीजिएगा, दैट से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पे वर्ब ली जाएगी। तो आपने कहा कि सर द ओनली शब्द अगर आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट होगा, हु विच नहीं होगा। हाँ, हम भी मान रहे हैं। और आपने कहा दैट के आगे जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके आधार पे वर्ब होगी। तो सर स्टोरीज बहुत सारी तो है और आर लगा है, तो गलत क्या है। अब गलत आपको ध्यान देना है कि गलत क्या है। फिर ध्यान दीजिएगा आप, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हीज स्टोरीज क्या है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब लगता है कि सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगता है? अब आप ही फैसला करिए। आपने कहा कि द ओनली अगर सेंटेंस में है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, माना मैंने। फिर आपने कहा हु हो, विच हो, दैट हो, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर वर्ब लेंगे, वो भी मैंने माना। आपने कहा कि स्टोरीज प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ये भी मैंने माना। लेकिन आंसर है गलत। अब गलत क्यों है? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और कभी जिंदगी में ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब नहीं लगती है, वर्ब लगती है सब्जेक्ट के आधार पे। अरे भाई, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वन। ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट अगर होगा तो वन, ये मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन, मेन सब्जेक्ट वन बना, और वन सिंगुलर है, और सिंगुलर के आधार पे आपकी वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा इज, और ये आंसर आपका करेक्ट है। और स्टोरीज को देख के आर नहीं लगा है, बल्कि वन के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर वर्ब लगाई है, और ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।